हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हमारे जो और टॉपिक शेष रह गए उन टॉपिकों को और पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है विद्यार्थियों, उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र यानी कि ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। सबसे पहले टॉपिक को समझने की कोशिश करना। आप लोग जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करते हो, जल ग्रहण करते हो। हम सभी को पता है कि भोजन हमें एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जल से भी हम आवश्यक घटकों को हमारे शरीर के लिए काम में ले लेते हैं और जो अनावश्यक घटक होते हैं उनका हम निष्कासन कर देते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने भोजन लिया है तो हमने जैसे पाचन तंत्र के अंदर हमने इन चीजों को देखा भी था कि हमारे शरीर के अंदर आवश्यक चीजों को तो अवशोषित कर लिया जाता है और जो अनावश्यक चीजें होती है उनका निष्कासन कर दिया जाता है। जैसे आपने भोजन लिया, भोजन लेने के पश्चात ऐसा नहीं है कि 100% आपने जो भोजन लिया है उसका आपके शरीर में यूज हो जाए। कुछ अनावश्यक पदार्थ होते हैं, कुछ अपचित भोजन होते हैं, उनका आपको आपके शरीर से बाहर निष्कासन करना है। मैं अगर कोई जल को ग्रहण करता हूं तो जल पहली चीज तो ये मेरे शरीर को आवश्यक आयंस प्रदान करता है। इसके अलावा मेरे शरीर में शारीरिक संतुलन को भी बनाए रखने का काम करता है। जैसे मान लो गर्मियों का मौसम जब आता है तो हमारी त्वचा से पसीना बाहर निकलता है। वो पसीना इसलिए नहीं निकलता कि आपकी बॉडी में कोई पानी ज्यादा हो गया, वो इसलिए निकलता है क्योंकि आपकी त्वचा जो है वो बाहर से गर्म ज्यादा हो गई। हमारी बॉडी का टेम्परेचर तापमान हमेशा 37 डिग्री पे बना रहना चाहता है। बाहर का तापमान जो है वो 37 प्लस जा चुका है। अब हमें हमारे शरीर को ठंडा करना है। अब ठंडा करने के लिए हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है जो हमारी त्वचा को कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। ये इसलिए हुआ ताकि मेरा शरीर जो है वो 37 डिग्री पे बना रह सके। अब मैं बात करूं, आपने श्वास लिया और श्वास लेकर के आप जिस वायु को श्वसन में ग्रहण करते हो उस वायु का नाम क्या है? आप लोग तुरंत बोलोगे ऑक्सीजन। वैसे मेरे डियर विद्यार्थियों, मैं बता दूं, आप श्वसन के दौरान सभी वायु में जो गैसें होती है उनका ग्रहण करते हो। 78% नाइट्रोजन होती है, लगभग 21% आपकी ऑक्सीजन होती है और 0.03% आपकी कौन होती है? CO2 होती है। लेकिन वो हमारे कोशिका फेफड़ों में गई, फेफड़ों से हमारे हृदय में गई और हृदय से हमारी चली गई कोशिकाओं में। कोशिकाओं में हमने जो भोजन लिया था उस भोजन से हमें ग्लूकोज मिला था। उस ग्लूकोज को उस ऑक्सीजन ने तोड़ दिया। तोड़ने के पश्चात वहां से हमें ऊर्जा प्राप्त हुई, लेकिन ऊर्जा के साथ में CO2 भी निष्कासित हुई। अब उस CO2 को हमारा शरीर तो रख नहीं सकता क्योंकि उत्सर्जी पदार्थ है। अभी मैं इस टॉपिक को प्रारंभ करूंगा कि उत्सर्जी का मतलब क्या होता है। अब उस गैस को CO2 को मेरा शरीर जो है ना वो रख नहीं सकता। अब नहीं रखेगा तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम फेफड़ों में लेके आते हैं और फेफड़ों से उसको कहां निकालते हैं? बाहर। अब हमने जो वायु को त्यागा है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन, सर जी लिए भी 78 ही थे और त्याग भी 78 ही रहे हैं, तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो लगभग 16 से 17% पे आ जाती है और CO2 जो होता है वो लगभग आपका 4% के आसपास चला जाता है। यानी CO2 का स्तर बढ़ गया। तो आप लोग एक चीज सोचो, पहली चीज तो मैंने ये बता दिया कि आपने जो भोजन लिया है उसमें अपचित भोज्य पदार्थ जो थे उनका निष्कासन, ठीक है। दूसरी चीज, आपने जो जल ग्रहण किया है उसको आप लोग मूत्र के रूप में निष्कासन करते हो, वो भी हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ है। फेफड़े जो होते हैं वो वायु को बाहर निकालते हैं। त्वचा से आप लोग जो है वो पसीने के रूप में भी उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हो। तो डियर विद्यार्थियों, आओ हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में हम सबसे पहले प्रारंभ करें तो शरीर में बनने वाले शरीर में बनने वाले बनने वाले हानिकारक पदार्थों का हानिकारक पदार्थों का हानिकारक पदार्थों का निष्कासन हानिकारक पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। तो डियर विद्यार्थियों, जिस प्रक्रिया के द्वारा आप हानिकारक पदार्थों का निष्कासन करोगे उसे हम क्या कह दिए? उत्सर्जन तंत्र। समझ पा रहे होंगे शायद इस लाइन को आप लोग। आगे हम चर्चा करें कि उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से अंग हैं जिनके द्वारा होता है। तो पहले तो आप लोग एकदम कूल डाउन होकर के सोचो।
फेफड़े जो हैं वो किसका निष्कासन कर रहे हैं? CO2 का। तो सबसे पहले मैं बात करूं फेफड़े, एक फेफड़ा नहीं होता, दो फेफड़े होते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया यहां पे फेफड़े। फेफड़े, फेफड़ों से किसका निष्कासन हुआ? CO2 का निष्कासन। CO2 का निष्कासन। याद रखना भाई, CO2 जो गैस होती है ना, वो अपने शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, अपने शरीर के लिए जहरीले पदार्थों की तरह काम करती है। दूसरी मैं बात करूं, क्या आपकी त्वचा जो है वो उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन नहीं कर रही क्या? हमारी त्वचा जो होती है वो पसीने के रूप में उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करती है। किस रूप में? पसीने के रूप में। पसीने का निष्कासन। ओके, चलो हमारी त्वचा हो गई, फेफड़े हो गए। अब आप लोग बता दो, हमारे शरीर में एक पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था बड़ी आंत्र, और बड़ी आंत्र में मैंने आपको ये बताया था कि जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, हमने ग्रहण किया लेकिन जिनका पाचन नहीं हुआ, उनको हम शरीर से बाहर निकालेंगे, और उसके लिए हमारी जो बड़ी आंत्र होती है, ये किसका निष्कासन करती है? मल का निष्कासन। मल का निष्कासन। ओके, और हम जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे उसका नाम है किडनी। ये जो किडनी होती है इसको हम बोलते हैं वृक्क, और इससे मूत्र का निष्कासन होता है। मूत्र का निष्कासन। देखो, मुख्य रूप से मैंने आपकी बॉडी के 4 पार्ट्स बता दिए डियर विद्यार्थियों। फेफड़े CO2 का निष्कासन, त्वचा पसीने का निष्कासन, बड़ी आंत्र मल का निष्कासन, किडनी मूत्र का निष्कासन, और एक और याद कर लो जो आपके शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है, यकृत। ये यकृत क्या काम करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अभी हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि ये क्या है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित। ओके, हम मैक्सिमम लेकर के चलेंगे हमारी एनसीईआरटी को। तो मैंने सबसे पहले तो आपको बताया उत्सर्जन तंत्र क्या है। तो विद्यार्थी गणों, हमारे शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ बने हैं, हमने जो भी काम किया है, अब हम यदि कोई काम करेंगे तो हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ जरूर बनेंगे। जैसे अपन बाइक चलाते हैं और आपको याद हो बाइक के साइलेंसर से ब्लैक कलर की धुआं निकल रही है, वो इसलिए निकलती है क्योंकि उत्सर्जित पदार्थ है। ऑयल जो होता है वो काला पड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो हम बाइक से ऑयल को भी बाहर निकाल देते हैं। ये भी मशीन है, इसमें भी उत्सर्जित पदार्थ बनेंगे। काम काम की चीजें डालोगे, उत्सर्जित पदार्थ भी बनेंगे। उनका निष्कासन उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। फेफड़े CO2 का निष्कासन करते हैं। CO2 हमारे शरीर के लिए क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। त्वचा पसीने का निष्कासन, बड़ी आंत्र मल का निष्कासन, किडनी जो है मूत्र का निष्कासन करती है, और यकृत जो है लीवर जिसको कहते हो आप, कालजा जिसको कहते हो, कलेजा जिसको कहते हो, वो डियर विद्यार्थियों अमोनिया को किसमें बदल देता है? यूरिया में। तो याद रखना, कलेजा किसको कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। 2 प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक अंतःस्त्रावी और एक बाह्य स्त्रावी। सीधी सी बात है, अगर कोई बोरिंग का पानी जो है पाइपों के द्वारा किसी खेत के अंदर डाला जा रहा है, अंतःस्त्रावी। मतलब हमारे शरीर के अंदर नलिकाओं से वो अंदर की ओर स्राव डाला जा रहा है तो अंतःस्त्रावी, बाहर डाला जा रहा है तो बाह्य स्त्रावी। ठीक है, ये हमने एक बेसिक सी चीजें देख ली सबसे पहले हमारे उत्सर्जन तंत्र की। आप कहो तो हम आगे बढ़े। अब मैं बात कर लेता हूं उत्सर्जित पदार्थों की। उत्सर्जित पदार्थ, ओके, ये क्या है? हानिकारक विषैले पदार्थ। हानिकारक विषैले पदार्थ जो उपापचयी क्रियाओं के दौरान, जो उपापचयी क्रियाओं के दौरान, उपापचयी क्रियाओं के दौरान निर्मित होते हैं। उपापचयी क्रियाओं के दौरान निर्मित होते हैं, अर्थात आपके शरीर में, देखो उस शब्द को पकड़ो डियर विद्यार्थी, उपापचयी क्रियाएं क्या है? आपके शरीर के अंदर मैंने भोजन लिया, भोजन को लेने के पश्चात आप पिछले वाले वीडियो में जाकर के देखो कि भोजन का पाचन कैसे हो रहा है, वो भी उपापचय क्रिया है। वायुमंडल से श्वास लिया, उसका निष्कासन, ये भी उपापचय क्रिया है। अरे उत्सर्जन तंत्र भी उपापचय क्रिया है। अर्थात हमारा शरीर, हमारे शरीर की मरम्मत के लिए जो काम कर रहा है वो सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? उपापचय क्रियाएं। ये शब्द जो है 10th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं। शरीर की रखरखाव या मरम्मत के लिए जिन जिन प्रक्रमों को दोहराया जाता है उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और
जैव प्रक्रम कौन सी घटनाओं में संपन्न होते हैं? उपापचय क्रियाओं में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ हैं क्या। तो उत्सर्जी पदार्थों में सबसे पहला उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया। सबसे पहला उत्सर्जी पदार्थ कौन है? अमोनिया। दूसरा यूरिया, और तीसरा है यूरिक अम्ल। एक एक चीज को क्लियर करते चलो साथ में। हमारे शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ है उनमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल है। ये हमारे शरीर की बात नहीं हो रही, हम सभी जीवों को लेकर के चलेंगे। मैं बात करूं सबसे पहले अमोनिया की, तो अमोनिया जो होता है ये अत्यधिक विषैला होता है। बात करें ये क्या होता है? अत्यधिक विषैला, मतलब आपके शरीर में यदि अमोनिया उपस्थित है तो ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है। और सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके यकृत में एक लाइन लिखाई थी कि यकृत जो होता है वो हमारे शरीर में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इससे कम जहरीला जो है ये मध्यम विषैला है। जहरीला तो जानते हो, मध्यम, मध्यम विषैला। इसके बाद में ये जो होता है ये होता है कम जहरीला या कम विषाक्त, हमें विषैला। तो मुझे ये बताओ डियर विद्यार्थियों, शरीर में कौन सा पदार्थ रहना चाहिए जिससे हम लोग सुरक्षित महसूस करें? तो यूरिक अम्ल। ये सबसे कम जहरीला होता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में नहीं निष्कासित होता। चलो हम चलेंगे यहां तक भी, लेकिन पहले इन चीजों को क्लियर करते चलते हैं। उत्सर्जी पदार्थ उपापचय क्रियाओं के दौरान निर्मित होते हैं। कौन कौन से हैं? अमोनिया अत्यधिक जहरीला, यूरिया मध्यम जहरीला, यूरिक अम्ल कम जहरीला या कम विषैला। यहां तक शायद किसी को कोई समस्या नहीं होगी। विद्यार्थियों हम और आगे चलते हैं। मैंने इन तीनों उत्सर्जी पदार्थों को यहां पे लिख लिया है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। हालांकि एक और होता है गुआनिन, जो मकड़ियों के रूप में, मकड़ियां जो होती हैं वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालती है। ओके, सबसे पहली चीज विषैला। मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, इस पॉइंट से शायद आप तीनों में मतलब समझ जाओगे। अत्यधिक जल की आवश्यकता, अर्थात इस पॉइंट को एक बार समझो। मान लो कोई जीव है और उसके जीव के शरीर में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बन गया। अब उस अमोनिया को निकालने के लिए, जैसे आपके मूत्र की बात करके चले, तो आपके मूत्र के अंदर लगभग 2.5% के आसपास यूरिया होता है। इसके अलावा लगभग 95% के आसपास आपके मूत्र के अंदर जल होता है। तो ये बात हम समझ पा रहे हैं कि इन उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? जल की। भाई मूत्र है उसमें यूरिया है, लेकिन यूरिया को निकालने के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ी। अब विद्यार्थी गणों, यहाँ पे अमोनिया जो है इसके निष्कासन के लिए बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। यूरिया की बात करके चले तो यहां लिख लो मध्यम जल की आवश्यकता, मध्यम जल की आवश्यकता। और यूरिक अम्ल की बात करके चले तो बिल्कुल कम जल की आवश्यकता, कम जल की आवश्यकता। ओके, सर्वाधिक अमोनिया के लिए, मध्यम यूरिया के लिए और सबसे कम किसके लिए है? यूरिक अम्ल के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। अब आप लोग इन पॉइंटों को, जल की आवश्यकता को देख करके आप लोग बता सकते हो पानी में रहने वाले जीव जो होते हैं वो मूत्र में किसका निष्कासन करेंगे? जरा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो। अरे भाई, अगर इसमें जल की आवश्यकता ज्यादा है तो मछलियां जो है वो रहती ही पानी में है, वो पानी पीती हैं, उत्सर्जी पदार्थों के रूप में अमोनिया का निष्कासन करती है। तो मैं बात करूं कि अमोनिया जो है वो कौन से जीवों का उत्सर्जी पदार्थ है? तो जलीय जीवों का। जलीय जीव, जलीय जीव अमोनिया का, जलीय जीव अमोनिया का निष्कासन करते हैं, निष्कासन करते हैं। कौन से जीव? वही जलीय जीव। अर्थात अमोनिया का निष्कासन किए हैं, इसलिए इन जीवों को हम कह देते हैं अमीनोटेलिक। अमीनोटेलिक क्यों? क्योंकि ये किसका निष्कासन कर रहे हैं?
ये अमोनिया का निष्कासन कर रहे हैं। जल की आवश्यकता अत्यधिक जहरीला, अत्यधिक भाई जहरीला ज्यादा है, इसलिए इसको शरीर से तुरंत बाहर निकालना है और इसको निकालने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और ये सारा काम कौन कर सकता है? मछलियों के अंदर हो सकता है, जल में रहने वाली जीवों के अंदर हो सकता है। मध्यम की बात करके चले तो विद्यार्थियों यह है स्थलीय जीवों का, स्थलीय जीवों में, स्थलीय जीवों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निष्कासित किया जाता है। उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निष्कासित किया जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि सर क्या सभी स्थलियों के अंदर जितने भी स्थलीय जीव है सब में यूरिया का निष्कासन होगा? तो ऐसा नहीं है विद्यार्थियों, बहुत से जो कीट होते हैं उनमें अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उन सब की चर्चाएं करेंगे। यूरिक अम्ल जो है यह पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निष्कासित होता है। उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निष्कासित होता है। पुनः एक बार हम इनका एक बार रिवीजन कर ले जल्दी से तीनों पॉइंटों का। अमोनिया सर्वाधिक जहरीला, यूरिया कम और जल के लिए भी कम की आवश्यकता पड़ी। अब मैं बात करूं आप अपने शरीर में या आपका जो शरीर है वो कौन से उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कर रहा है, तो हम तुरंत बता सकते हैं कि यूरिक अम्ल पक्षी, अमोनिया जलीय जीव मछलियां, यूरिया हम मानव जो है वो किसका निष्कासन करते हैं? यूरिया का निष्कासन करते हैं। अब हमारे शरीर में बनता अमोनिया है, अमोनिया बन गया। अब अपने शरीर में इतना पानी नहीं है कि उस अमोनिया का हम निष्कासन कर सके। अगर आप लोग मूत्र के रूप में अमोनिया का निष्कासन करते तो आपको अत्यधिक पानी की आवश्यकता पड़ती, जल की आवश्यकता पड़ती, जो कि हम पूर्ति नहीं कर पाते। इसके लिए हमारे यकृत ने क्या किया? हमारे अमोनिया को बदल दिया यूरिया में और एक चक्र चलता है, एक साइकिल चलता है जिसका नाम है ओर्निथिन चक्र। अभी इस पॉइंट को भी हम नोट करेंगे। हम यूरिया का निष्कासन करते हैं, उनको यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरियोटेलिक किसका निष्कासन कर रहे हैं? यूरिया का। और इनको कहते हैं हम यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। यहां पे अमीनोटेलिक अमोनिया का, यूरियोटेलिक यूरिया का, यूरिकोटेलिक यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं। यहां तक क्लियर सभी विद्यार्थी? ओके, हम और आगे बढ़े। ओके, अब हम एक बार बात कर लेते हैं मूत्र के बारे में। तो आपके शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो मूत्र निर्माण कर रहा है? तो मैं बात करूं मानव में किडनी द्वारा मूत्र का निष्कासन, मूत्र का निष्कासन। हम इस टॉपिक में, आप बने रहो, हम इस टॉपिक में पूरी चीजें देखेंगे कि हमने हमारा शरीर जो है वो किस प्रकार से मूत्र का निर्माण कर रहा है, किस प्रकार से मूत्र का निष्कासन होता है, कौन से एंजाइम, कौन से हार्मोन होते हैं जो इनको मूत्रण की क्रिया को बढ़ाते हैं या रोकने का काम करते हैं। एक आपका प्रिय उदाहरण है, उसका नाम है मेंढक। मेंढक, और आपको मेंढक के बारे में याद हो तो बचपन के अंदर जब बारिश का मौसम होता था, भयंकर वाली बारिश बरसती थी, तो हमारे आसपास के जो भी जोड़े होते थे, जो पानी के गहरे, जहां पे पानी एकत्रित होता था, उनके अंदर पानी भर जाता था और उसके अंदर हम थोड़े दिन बाद में देखते थे कि वहां पे छोटी छोटी मछलियां तैरती रहती थी। नोट करना इस बात को, छोटी छोटी क्या तैरती रहती थी? मछलियां। हम वेट करते थे कि कब बड़ी हो ये मछलियां। राजस्थान के अंदर वैसे ही पानी कम होता है तो यहाँ तो मछलियां देखने को भी कहाँ मिलती है, लेकिन हम वेट करते थे कि मछलियां कब बड़ी होंगी, इनको हम पकड़ के देखेंगे। लेकिन विद्यार्थियों आप लोग याद करो, वो पानी जैसे जैसे सूखता जाता था उसमें जो मछलियां तैरती रहती थी वो धीरे धीरे गायब होती जाती थी, पता ही नहीं चलता था कि कहाँ गई। पहली बात तो ये नोट कर लो, वो मछलियां नहीं होती थी, वो मेंढक के बच्चे जिन्हें हमें टेडपोल लार्वा कहते हैं। उन्हें सुनो, पानी के अंदर जो हम लोग जिन्हें मछलियां समझते थे वो मछलियां नहीं होती थी, वो मेंढक के बच्चे यानी लार्वा होता था और उसका नाम होता है टेडपोल लार्वा। तो मेंढक की जो दो अवस्थाएं होती हैं, मेंढक की बात करके चले तो मेंढक में सबसे पहला पाया जाता है लार्वा। कौन पाया जाता है? लार्वा। और लार्वा से कौन बनता है?
वयस्क मेंढक, वयस्क मेंढक। लार्वा का नाम क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है, टैडपोल। आपको अपना नाम या किसी और का नाम याद रहे नहीं रहे, लेकिन मेंढक के लार्वा का नाम क्या है, टैडपोल। और ये टैडपोल जो है ये किस में बदल जाता है, वयस्क मेंढक में, और इस क्रिया को कहते हैं कायांतरण। काया का अंतर, काया में क्या हो गया, परिवर्तन। आप बोलोगे सर जी ऐसा क्या परिवर्तन हुआ, हमें ये बात हम मान नहीं सकते कि पानी में वो मेंढके के बच्चे होते थे। हम कह सकते हैं कि सर जी वो मछलियां थी, क्योंकि मेंढके में पूंछ नहीं पाई जाती, और जो मछलियां जो पानी में हम आप टेडपोल बता रहे हो उसमें पूंछ हुआ करती थी। तो डियर विद्यार्थियों, वहां जब ये टेडपोल से वयस्क में बदलता है तो उस समय कौन विलुप्त हो जाती है, पूंछ विलुप्त हो जाती है। पूंछ विलुप्त या नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। याद करो हमने कोशिका में एक कोशिकांग पढ़ा था जिसका नाम लाइसोसोम था। लाइसोसोम क्या काम करता है, अपघटन का, अर्थात किसी भी चीजों को नष्ट करने का, और उसका उपनाम भी देखे थे हमने, आत्मघाती थैला, क्योंकि वो किसी चीज पर उसमें पाए जाने वाले रसायन अगर किसी चीज पे पड़ जाएं तो उसे नष्ट कर देते हैं, और इसमें टैडपोल लार्वा जो होती है उसकी पूंछ को क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। अब यहां टैडपोल किस में देखने को मिला आपको, पानी में या धरातल पे, आप बोलोगे कि सर जी पूर्णतया हमें पानी में दिखाई देता है, ये पानी में रहता है, इसलिए उत्सर्जी पदार्थ कौन होगा, उत्सर्जी पदार्थ जरा बता दो, पानी में रहने वाले जीवों में कौन होता है, अमोनिया, अमोनिया। वहीं हम बात करके चले कि वयस्क मेंढक जो होता है उसमें कौन होगा, तो इसके अंदर होगा यूरिया। ये लो मेरे विद्यार्थीगण, दो उत्सर्जी पदार्थ एक ही जीव के द्वारा निष्कासित किए जा रहे हैं। मेंढक जब लार्वा अवस्था में था तब तो कौन किसका निष्कासन हो रहा था, अमोनिया का, और जब वो वयस्क में बदल गया तब किसका हो रहा है, यूरिया का। यहां तक क्लियर सभी विद्यार्थियों को, हम आगे और बढ़े। ओके, मछलियां जो होती हैं उनके शरीर में गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं, जिनके द्वारा वो उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करती है। ये भी ध्यान रखना, मछलियां, मछलियां गिल्स या गलफड़े, गलफड़े द्वारा द्वारा उत्सर्जी पदार्थों का, उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करती है, उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करती है। किसके रूप में भाई, कौन से ऑर्गन है, कौन से अंग है, तो याद रखना गिल्स और गलफड़े, ये महत्वपूर्ण है भाई कि मछलियों में किसके द्वारा यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन किया जाता है, तो गिल्स या गलफड़ों के द्वारा। और भी बात करके चले तो बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो अपनी त्वचा के द्वारा भी इन उत्सर्जी पदार्थों का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। नम त्वचा के द्वारा भी क्या करते हैं, ये निष्कासन करते हैं। विद्यार्थियों आगे हम बात करें, कॉकरोच जो होता है उसमें भी उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन किसके रूप में होता है, और हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। उस वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे प्लेटी हेलमंथीज, क्योंकि वहां हमें वैसे पढ़ने में तो बहुत से हैं, पोरीफेरा, स्लेंडेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमंथीज, एस के हेलमंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। लेकिन हमें कुछ वहां पे गिने चुने देखने हैं कि ये जो है उत्सर्जी पदार्थों के रूप में किसका निष्कासन करते हैं। जल्दी से इस लाइन को नोट करो। अब बात करें तिलचट्टा, तो ये मेलफिगी नलिका के द्वारा क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। ये दिया हुआ एनसीईआरटी का टॉपिक है, इसलिए हमें पढ़ना है। इसके अलावा बहुत से ऐसे जैसे मेंढक हो गया, वो अपनी नम त्वचा के द्वारा भी इनका निष्कासन कर देता है। मुख्य रूप से आपको मानव का ध्यान रखना है और ये अपने मछलियों का ध्यान रखना है कि मछलियां जो है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन किस रूप में करती है। चलो ये तो हमने इस टॉपिक का बेसिक परिचय देख लिया। यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल जो है वो उत्सर्जी पदार्थ है। मछलियां अमोनिया का, हम स्तनधारी जो हैं, स्थलीय जीव जो हैं वो यूरिया का, पक्षी जो है वो यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं। ओके, अब यहां से एक लाइन ये और याद कर लो, हमारे शरीर में जो अमोनिया होता है, अमोनिया, उसे एक चक्र चलता है जिसका नाम है ओर्निथीन चक्र।
ऑर्निथीन चक्र। और ये चक्र अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में। किस में बदल दिया? यूरिया में। और ये घटना कहां संपन्न होती है विद्यार्थियों? ये ध्यान रखना, यकृत में संपन्न होती है। यकृत में संपन्न होती है। इसलिए आपका यकृत भी उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित कर रहा है। अमोनिया को किस में बदल दिया? यूरिया में। यूरिया में क्यों परिवर्तित किए? ध्यान रखना, हमारे शरीर में कम पानी है और कम पानी के निष्कासन के लिए कौन चाहिए? यूरिया। लेकिन पक्षी जो होते हैं ना, वो यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं। और यूरिक अम्ल जो होता है ना, वो पेस्ट के रूप में, अपने बीट जिसको कहते हैं ना, उसके रूप में निष्कासन होता है। वो क्रिस्टलीय होता है, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, उत्सर्जी पदार्थ ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में पानी का लेवल क्या है? कम है। तो आओ हम हमारे टॉपिक की ओर लौटते हैं। ये एक बेसिक सा परिचय था जो आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे हमारे शरीर में मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। ओके, उत्सर्जन तंत्र, ये नए लिख रहा है ना, नए नहीं है भाई, ये जय है। उत्सर्जन तंत्र। ओके, जरा आ जाओ विद्यार्थियों। आप लोग पहले अपने फेफड़ों को भी भूल जाओ, क्योंकि हम पढ़ चुके शोषण। किडनी जो है वो हमें मुख्य रूप से इसमें पढ़नी है। तो आपके शरीर में उत्सर्जन के रूप में आपको क्या क्या देखने को मिला? तो एक जोड़ी किडनी। एक जोड़ी तो क्या मिली आपको? किडनी मिली। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। एक मूत्राशय। एक मूत्राशय और एक जो है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। जरा विचार करो, आपके उत्सर्जन तंत्र में कितने पार्ट जो हैं वो भाग ले रहे हैं? तो एक जोड़ी किडनी इसमें भाग ले रही है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी है, एक मूत्राशय है और एक मूत्र मार्ग है। ये सभी सम्मिलित रूप से मूत्र का निर्माण, मूत्र का निष्कासन में सहायक है। तो हम बात करें विद्यार्थियों सबसे पहले आपके किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बारे में। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे चित्र बना रहा हूं विद्यार्थियों, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, यहां पे ये कुछ पाइपाकार सी संरचनाएं हैं। अभी मैं ये रफ चित्र बना रहा हूं आपके लिए। ये कुछ हमारी दो किडनियां हैं और इन्हीं किडनियों के अंदर मूत्र का निर्माण होता है। यहां से एक नलिकाकार संरचना निकल रही है जिसका नाम है विद्यार्थियों मूत्रवाहिनी। जरा आप जल्दी से मुझे बता दो, मूत्रवाहिनियों की संख्या कितनी है? एक जोड़ी। कितनी है? एक जोड़ी। तो मानव मैं किडनी की बात कर रहा हूं सबसे पहले। ये आपके शरीर में किडनियां हैं, किडनियों की संख्या दो है। इन किडनियों से दो पाइप निकल रहे हैं जिनका नाम है मूत्रवाहिनी, और मूत्रवाहिनियां आकर के खुल रही हैं मूत्राशय के अंदर, और मूत्राशय जो है उसके अंतिम भाग को कहते हैं मूत्र मार्ग। देखो ये है मूत्र मार्ग। ओके, ये है मूत्रवाहिनियां। एक नहीं है, एक जोड़ी है, और ये क्या है? किडनी। ये क्या है डियर विद्यार्थियों? किडनी। मैं पहले आपको ये चित्र जो है एकदम बिल्कुल बाहरी रूप से, या आप लोग जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो एनसीईआरटी जो 10वीं क्लास के एनसीईआरटी है उसमें भी आपके किडनी का दे रखा है। हम जो 6 लेसन है, अब तो एक लेसन हट गया इसलिए वो 5वां आ गया, वरना आप 10th क्लास के एनसीईआरटी देखोगे तो 6 लेसन जो है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में उत्सर्जित पदार्थों के निष्कासन में किडनी दे रखा है। ओके, हमने किडनी को थोड़ा सा बाहर निकाला। बाहर निकालने का मतलब यूं नहीं है कि बाहर निकाल रहे और ला करके दिखा रहे हो कि ये लो हमारी किडनी है। हम जब किडनी को बाहर निकाल के लाए तो हमारी किडनी जो है कुछ इस प्रकार की हमें संरचना नजर आई विद्यार्थियों। जब हमने इसको देखा तो देखने पे हमें इसके अंदर दो चीजें नजर आई। मैं बीच में लाइन खींच रहा हूं, ये लो मैंने इसमें लाइन खींच दिया। एक इसका कोर्टेक्स भाग है और एक इसका मध्यांश भाग है।
मैं नोट करता जाता हूं। ये जो बाहरी भाग है इसका नाम निकाल दिया कोर्टेक्स। क्या नाम निकाला इसका? कोर्टेक्स। इस भाग का क्या निकाल दिया? मध्यांश या मेडुला। मध्यांश या मेडुला। एकदम डीपली और एकदम जीरो से पढ़ते हुए चलो। हमारे शरीर में 2 किडनियां हैं। बताऊं किडनियां उपस्थित कहां है? तो अपने पेट वाला जो भाग होता है, उधर भाग जो होता है उसमें उपस्थित होती है। और ये मुख्य रूप से लंबर कशेरुकाएं जो होती हैं, हम चर्चा करेंगे हमारे रीढ़ की हड्डी में, यहाँ पे उपस्थिति अपनी दर्ज करती है। लगभग लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है और लगभग लगभग 120 ग्राम की प्लस इसका क्या होता है? वजन होता है। अभी हम ये सारी चीजें चर्चा करेंगे। किडनी जो है उसको हमने बाहर निकाल के देखा तो इसका एक भाग मेडुला है और दूसरा भाग कौन सा है? कोर्टेक्स। मान लो एक पाइप जो है वो सबसे पहले उत्सर्जित पदार्थों को लेकर के आया और ला करके ये प्रवेश कहां कर गया? आपकी किडनी में। ये यहां से ये अंदर गया किडनी में। एकदम पहले समझो कैसे क्या ये प्रवेश किया और कैसे यहां से निष्कासन हुआ। अभी हम इसके अंदर की भी चर्चाएं करेंगे। यहां से एक पाइप आया और किडनी में प्रवेश कर गया, एक पाइप यहां से बाहर निकल गया और विद्यार्थियों ये बाहर जाने वाली कौन है? मूत्रवाहिनियां है। ये जिस भाग से प्रवेश कर रहे हैं या जिस भाग से निष्कासन हो रहा है उस भाग को क्या कहते हैं डियर विद्यार्थियों? हाइलम। क्या कहते हैं इसे? हाइलम। यहां पे 2 भाग थे, कोर्टेक्स और मेडुला भाग, मध्यांश भाग। इसमें एक छोटा सा सूक्ष्म छिद्र था जिससे कुछ वाहिनियां अंदर प्रवेश कर रही थी, कुछ बाहर निकल रही थी। ओके, हम और आगे इसको देखें विद्यार्थियों। तो ये जो दोनों भाग है कोर्टेक्स और मेडुला, इसके अंदर मुझे कई संरचनाएं नजर आई। हालांकि मैं भी इसमें ज्यादा डीपली चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। पेल्विस क्या होते हैं, चषक क्या होते हैं। अभी हमें एकदम जो हमारे काम की चीज है उसको पढ़ना है और एनसीईआरटी को फॉलो करना है। इस भाग के अंदर कुछ अत्यधिक मात्रा में वलित संरचनाएं, मतलब घुमावदार संरचनाएं नजर आई और उन्हें हमने कहा नेफ्रॉन। याद रखना भाई, इस संरचनाओं के अंदर मैं यहां एक छोटा सा चित्र बना रहा हूं। मुझे बहुत सी संरचनाएं नजर आई। लगभग लगभग एक किडनी के अंदर ये मुझे जो संरचनाएं हैं वो लगभग विद्यार्थियों 10 लाख के आसपास इसमें मुझे दिखाई दी। ये देखो, ये मैंने एक संरचना बनाई है। सर जी हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखियो, जय लिखियो क्या लिखियो। अभी हम इसको बाहर निकाल के देखेंगे कि है क्या। तो ये जो संरचना है, ऐसी संरचनाएं एक किडनी में लगभग लगभग 10 लाख के आसपास थी। अब तुम कल्पना कर सकते हो दोनों किडनियों में कितनी हो गई। और कोई ना कोई काम की चीज तो है ही, इसलिए 10 लाख की संख्या इसमें उपस्थित है विद्यार्थियों। एक बार आप जल्दी से इस संरचना को नोट कर लो, इसको देखो, उसके बाद में हम इस संरचना को बाहर निकालते हैं और इसे हम करने की कोशिश करते हैं। ओके, हमने सबसे पहले पढ़ा विद्यार्थियों किडनी। किडनी और किडनी का हिंदी में नाम है वृक्क। क्या होता है? वृक्क। आकृति कैसी होती है? आकृति तो डियर विद्यार्थियों आकृति होती है सेम के बीज के, सेम के बीज के आकार जैसी। आकार जैसी कैसा आकार है? जैसे सेम का बीज होता है उसके समान इसकी क्या होती है? आकृति होती है। अच्छा, उपस्थित कहां है? उपस्थित उपस्थित होती है उदर में। उदर का मतलब है आपके पेट वाले भाग में। अंतिम वक्षीय कशेरुका से, अंतिम, ये 11th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अंतिम वक्षीय कशेरुका से तीसरी लंबर कशेरुका तक। लंबर कशेरुका तक। इस डाटा को मैं हालांकि लिखाने में नहीं था लेकिन लिखवा दिया है। इसे हमें अभी संभाल के रखना है। जब हम हमारा कंकाल तंत्र पढ़ेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि अंतिम वक्षीय कशेरुका से तीसरी लंबर कशेरुका क्या होती है। इतना अभी थोड़ा सा जान लो। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उस रीढ़ की हड्डी के अंदर कुछ कशेरुकाएं पाई जाती है। मतलब समझो एक एक ईंट मिलकर के जैसे दीवार बना रही है, वैसे हमारी जो कशेरुका है, ये रीढ़ की हड्डी जो है, इसमें इस प्रकार की हड्डियां जुड़ जुड़ करके हमारी रीढ़ की हड्डी बना रखी है। जिसमें हमारी जो गर्दन में हड्डियां हैं उनको हम गिरवा कशेरुका कहते हैं। हमारी जो पसलियां पीछे की ओर जुड़ी हुई हैं उनको हम वक्षीय कशेरुका कहते हैं। उसके बाद में 5 लंबर कशेरुकाएं होती हैं।
फिर अनुत्रिक और त्रिक कशेरुकाएं वहां पे उपस्थित होती है। तो ये उपस्थित होता है अंतिम वक्षीय कशेरुका से तीसरी लंबर कशेरुका के मध्य। मतलब हमारी जो पसली जो है लास्ट जो पसली नीचे जुड़ी हुई है उसको हम अंतिम वक्षीय कशेरुका कहते हैं। इनकी संख्या 12 जुड़ी होती है, सॉरी 12 होती है, लेकिन हमारी जो पसलियां होती है वो 12 जोड़ी पीछे की ओर जुड़ी हुई होती है। ओके, बात करें 10 से 12 सेमी लंबाई, ओके, 5 से 7 सेमी चौड़ाई होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है। कितनी मोटाई हुई? 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी मोटाई, 5 से सेंटीमीटर क्या होगी इसकी चौड़ाई, और 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी लंबाई। ये विद्यार्थियों 11th क्लास के एनसीईआरटी का डाटा है। 10th क्लास की एनसीईआरटी तक ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है हमें ये डाटा प्रोवाइड करती है। इसमें आप लोग इसके वजन की बात करके चलो तो लगभग 120 से 140 ग्राम क्या होता है इसमें वजन होता है, इसमें आपकी किडनियों। तो विद्यार्थियों उपस्थिति भी मैंने बता दी, इसका वजन भी आप लोगों को बता दिया, और मैंने इसकी हल्की सी आपको संरचना भी बता दी कि कैसी उपस्थित होती है। आकार कैसा होता है? सेम के बीच के आकार की होती है। और संख्या कितनी है किडनियों की? एक जोड़ी है, एक जोड़ी उपस्थित। हालांकि मैंने पहले भी लिखा दिया है, लेकिन ये भी नोट कर लेना कि ये कितनी होती है, एक जोड़ी उपस्थित होती है। एक अंतिम पॉइंट मैं यहां लिख करके थ्योरी को समाप्त कर रहा हूं, फिर हम चित्र की ओर लौटेंगे विद्यार्थियों। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन, नेफ्रॉन या हिंदी में कहते हैं इसको वर्काणु, वर्काणु कहलाती है। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन या डियर विद्यार्थियों वर्काणु कहलाती है। इस पॉइंट को याद कर लेना क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? नेफ्रॉन होती है। अभी आप लोगों को थोड़ी देर में मैं एक चीज बताऊंगा और आप लोग बड़े आश्चर्यजनक रूप से इसको देखोगे। अभी हमने किडनी में मैंने एक जे आकार की संरचना बना के रुकवा दिया था, वो जे आकार की संरचना कौन है? नेफ्रॉन। जरा बता दो, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने मिल गए रहे? 10 लाख। कितने मिले? 10 लाख किडनी में हमें क्या मिले? नेफ्रॉन मिले। नेफ्रॉन किडनी की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यूनिट है। आ जाओ डियर विद्यार्थियों, हम लौट के चलते हैं नेफ्रॉन की ओर। यहां तक सभी विद्यार्थी जो है वो जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। पहली बात तो ये कि विद्यार्थियों ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन है। ये भी एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण लाइन है और ये क्वेश्चन बनती है और ये पूछा भी गया है। चलो हम आगे लौटते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों नेफ्रॉन। कौन पढ़ेंगे? नेफ्रॉन। और हिंदी में नाम क्या है? वर्काणु। क्या नाम है? वर्काणु। आओ लौट के हम चले इसमें। सबसे पहले तो ये बता दो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। कितनी संख्या है? 10 लाख। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक यूनिट, इकाई इसकी किडनी की। ओके, अब एक बार इसके चित्र की ओर हम लौटते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको एकदम गोल मोड़ सा धागे की तरह संरचना बनानी है। जल्दी से आप लोग इसको नोट करना है। थोड़ी सी एनर्जी ले लेते हैं, अब साथ में प्रारंभ करें। एकदम पहले कॉफी और पेन को रख दो, 2-4-5 मिनट के लिए इसको समझ लो।
ये मैंने एक कटोरी सी संरचना बना दी। प्याली देखी होगी आपने, कटोरी जो देखी है उसके समान संरचना बना दी और कटोरी ज्यादा बड़ी बन गई है ना, इतनी बड़ी भी नहीं बनानी, ये ज्यादा छोटी हो गई। हालांकि कई स्टूडेंट जो हैं वो लग गए बनाने के, वो सोच रहे हैं कि मास्टर कितनी बार इसको रब करे, कितनी बार बनाए। यहां से नीचे की ओर एक पाइप निकल रहा था, पाइप ही पाइप निकालना है अपने को। ये पाइप आया इधर, ये चला गया और ये जाकर के लास्ट में दूसरा पाइप आ रहा था, उस पाइप में मिल गया। ये लो विद्यार्थियों, एक पाइप बना दो और इस पाइप के अंदर हमने लास्ट एक ये पाइप बना। क्या है ये? नेफ्रॉन। अब देखो, पेन चेंज कर लेते हैं। नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले यहां पे एक गुच्छा सा बना हुआ था, ये गुच्छा आया और ये गुच्छा चला गया। ये मैंने संरचना बना दी। आप लोग पहले, सबसे पहले एकदम आराम से चीजों को नोट करना है, समझना है। आपके शरीर से, आपका जो शरीर था वहां से आपका जो रक्त था, वो रक्त आया विद्यार्थियों इस पाइप के अंदर, और इस पाइप का नाम है, सबसे पहले मैं पाइप का नाम नोट कर दूं, अभिवाही, अभिवाही धमनी। ओके, अब इस जाने वाले पाइप का भी नाम नोट कर देता हूं, अपवाही, अपवाही धमनी। आप लोग दोनों नामों में कंफ्यूज हो जाओगे कि किडनी में आने वाले पाइप का नाम क्या होता है, अभिवाही, और जाने वाले का नाम क्या होता है अप। अब यूं रटने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी को बुलाएं, बुलाने के लिए हम क्या कहते हैं, अभी आना है, यानी आने वाला कौन है, अभी भाई। और जब किसी को भेजते हैं कि जा, तो हम कहते हैं अप, यानी कि जाने की ओर इशारा करते हैं, तो जाने वाला कौन है रे, अप। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं तुम सोचोगे आने वाले को अभिवाही कहते हैं, जाने वाले को अभिवाही कहते हैं। मैंने जो बताया ना, उस केवल समझाने के लिए बताया आपको। लेकिन जो रक्त को लेकर के आ रहा है वो अभिवाही, और लेकर के जा रहा है वो कौन है, अपवाही। ओके, अब यहां से एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पहले मैं नोट कर दूं। अभिवाही ध्वनि जो होती है उस पाइप का व्यास अधिक होता है। व्यास का मतलब है, जैसे मैं बात करूं, इस मार्कर का अंतिम भाग, नुकीला आप देख रहे हो ना, बिल्कुल छोटा सा है। इधर आप लोग देखोगे तो ये भाग जो है ये थोड़ा सा बड़ा है। मैं कह दूंगा कि इसका व्यास ज्यादा है और इसका व्यास क्या है, कम है। तो आने वाला जो पाइप था अभिवाही, इसका व्यास अधिक है। क्या अधिक है, व्यास अधिक है, अर्थात ये पाइप कैसा है, थोड़ा सा मोटा है। और ये अपवाही जो है इसका व्यास क्या है, कम है। चलो मैं आज देखता हूं, देखा कौन कौन मेरे बहन भाई जो है वो किसान बैठे हैं यहाँ पे, फुहारे लगाए हैं कभी खेतों के अंदर। और आपने एक नोट किया हो कि हमारे जो पानी के पाइप लगाए जाते हैं उनके अंतिम भाग हम फुहारे लगा देते हैं, और जब उनमें पानी आता है तो पानी आने पे फुहारा जो पाइप होता है ना वो पतला होता है, और जो पाइप आता है जिससे मेन पानी आ रहा है वो मोटा होता है। तो उसका व्यास ज्यादा है और फुहारे का व्यास क्या है, कम है। तो उसमें पानी आता है और पानी वो दूर तक फेंकता है उसको। ठीक है भाई, यहां से हमारा रक्त आया और उस रक्त में तुम्हें इतना ध्यान रखना है, जो पाइप लेके आ रहा था उसका व्यास क्या था, अधिक था, मोटाई अधिक थी। जाने वाले का क्या था, कम था। अरे मोटे पाइप से पानी आ रहा है, छोटे पाइप से जा रहा है, पानी जाएगा क्या आगे छोटे पाइप में, नहीं जाएगा। यहां जो है ये पानी छड़ना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे वाला जो पाइप है वो पतला है। अब आगे वाले पानी पाइप में पानी को भेजना है तो पानी यहां निकलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि इस पाइप का व्यास कम था। और यहाँ पे कुछ छन गया, छना हुआ पदार्थ सा हमें दिखाई दे रहा है। हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमने जो यहाँ पे एक प्याली नुमा संरचना बनाई है, इसका नाम है वोमेन संपुट। वोमेन संपुट। ओके, कलर अगर पेन का नहीं दिखे तो कृपया करके मैं जो बोल रहा हूं वो ही सुन ले। ये जो मैंने गुच्छा सा बनाया है, इस गुच्छे का नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। देखो आके ये जो केशिकाओं का गुच्छा बन गया उसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। यहाँ पे जो प्याली नुमा संरचना थी उसका नाम क्या है, वोमेन संपुट। ओके, वोमेन संपुट के आगे हम और नोट करें, यहाँ पे ये जो पाइप है, ये यहां से यहां तक का, इस पाइप का नाम है डियर विद्यार्थियों समीपस्थ। अब कृपया करके नाम तो याद करने ही पड़ेंगे, समीपस्थ संवहित नलिका। समीपस्थ संवहित नलिका, इस पाइप का नाम। नीचे की ओर ये देखो, यहां से लेकर के
यहां तक का जो वलन है ये घुमावदार है, इसको लूप कहते हैं और इस लूप का नाम है हेनले की लूप। हेनले का लूप का है की है ये आप देखते रहना हिंदी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये क्या है हेनले का लूप और ये भाग कौन सा था समीपस्थ संवहित नलिका। ओके, इधर और आ जाएं, ये भाग जो है इसका नाम है डियर विद्यार्थियों दूरस्थ दूरस्थ संवहित नलिका। दूरस्थ संवहित नलिका, ये अंतिम जो है इसका नाम है संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका। आओ विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारा जो रक्त था वो अभिवाही ध्वनि से आया और आकर के इसने एक केशिकाओं का गुच्छा बना दिया और उस गुच्छे का नाम है ग्लोमेरुलस। समझते चलो, मैं थोड़ा साइड होकर के बोल लेता हूं। आने वाला जो रक्त था वो जिस पाइप से आया उसका नाम अभिवाही धमनी था और ये आकर के एक केशिकाओं का गुच्छा बना दिया, उस गुच्छे का नाम है ग्लोमेरुलस। सर जी, आने वाला पाइप मोटा था, जाने वाला पाइप पतला है, इसलिए इसमें से पानी छड़ने लग गया क्योंकि आगे पाइप पतला आ गया। अपने नहीं होता कि छोटा पाइप जोड़ दो तो पाइप भी फूट जाता है पानी का, यहां से पानी बाहर निकलने लग गया और सर निकल के आ गया बोमेन संपुट में पहली नुमा संरचना में आ गया। यहां से ये पानी आगे आया और आकर के अगला भाग जो था उसका नाम था समीपस्थ संवहित नलिका, इसमें आया और इसके बाद में सर जी अंतिम आ गया हेनले का लूप। यहां ये घूमा और घूमने के पश्चात इधर आगे की ओर गया, उसका नाम है दूरस्थ संवहित नलिका। दूरस्थ संवहित नलिका से आगे चला गया संग्राहक नलिका में। मास्टर जी अत्ता तो नाम बता दिया जाता तो हमें याद ही नहीं होते, क्या करें डियर विद्यार्थियों, याद करना पड़ेगा। अब विज्ञान है और विज्ञान जो है उसमें हमें याद करने पड़ेंगे। आने वाला पाइप अभिवाही, जाने वाला पाइप अपवाही, केशिकाओं का गुच्छा ग्लोमेरुलस, प्याली नुमा संरचना वोमेन संपुट, वोमेन संपुट के पास वाला पाइप समीपस्थ संवहित नलिका, यूं घुमावदार पाइप हेनले का लूप, आगे गया दूरस्थ संवहित नलिका और अंतिम कोण है संग्राहक नलिका। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से इस चित्र को आप लोग नोट कर लो और विद्यार्थियों इसे बनाना भी प्रारंभ कर दो क्योंकि ये हमारा एक महत्वपूर्ण चित्र है, इसी पे अब हमारी आगे की क्लास प्रारंभ होगी। जल्दी से इसको नोट कर लो। अभिवाही आने वाली, अपवाही जाने वाली, यहां पे सबसे पहले वोमेन संपुट में छना, इसके बाद में समीपस्थ संवहित नलिका। अब मैं नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि ये चित्र बहुत भारी बन जाता है, एकदम हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बार आप जल्दी से चित्र बना लो और अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपके शरीर से रक्त जो है वो आया और उस रक्त के अंदर बहुत से हानिकारक पदार्थ थे। किडनी ने अमोनिया को यूरिया में बदल के दे दिया था हमें। ये आया और ये पाइप आकर के यहाँ पे सबसे पहले गुच्छा बना लिया और गुच्छा बना के बाहर निकल गया। ये लो, ये बाहर निकल गया। अब ये जाने वाला पतला है और आने वाला क्या था, थोड़ा सा बड़ा था, इसका व्यास ज्यादा था। नीचे मैंने एक प्याली बना दी और प्याली का मतलब है जिसमें छना हुआ भाग निकल के आ जाए। यहां से ये छनित्र छन छन के आ गया विद्यार्थियों हमारे इस वोमेन संपुट के अंदर। ओके, यहां नीचे की ओर एक पाइप जा रहा था और उस पाइप का नाम क्या था, समीपस्थ संवहित नलिका। नीचे की ओर ये हमारे हेनले का लूप था, ये आगे दूरस्थ संवहित नलिका थी और अंतिम था ये संग्राहक नलिका। यही सबने नोट किया है और यही सबने शायद देखा भी होगा। ओके, अब एक बार एक चीज और समझ लो, ये आपके किडनी थी और किडनी के अंदर मैंने ये संरचना बनाई थी आपके, ये लो मैं इसको थोड़ा सा घुमावदार बना देता हूं। ये संग्राहक नलिका है। ये देखो हेनले के लूप जो है ना इस प्रकार से आपके किडनी में उपस्थित, और एक किडनी में कितनी संख्या इनकी, 10 लाख इनकी संख्या है। अब यहां से सबसे पहले आपका रक्त वाहिनियां प्रवेश की जो आपके रक्त को लेकर के आ रही है और ये यहां प्रवेश करने के पश्चात ये देखो ये आ गई, 10 लाख नेफ्रॉन है और प्रत्येक के पास ऐसे आ रही है, ये आ गई और आकर के इसने क्या बना दिया, एक गुच्छा बना दिया। अब सुनो, इसमें ये जो रक्त था इसमें से ये जो छना है इसको हम बोलते हैं छनित्र, इसको हम क्या बोलेंगे, छनित्र। और ये छनित्र जो है ये प्लाज्मा के समान होता है।
प्लाज्मा के समान। अब आप पूछोगे सर जी प्लाज्मा क्या होता है? अरे डियर विद्यार्थियों, आपके खून के अंदर याद करो, मैंने बताया था प्लाज्मा 55% होता है और 45% आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है। जो 55% था उसमें 90 टू 92% पानी था और 8% उसमें क्या थी, 8 से 10% उसमें प्रोटीन थी। तो सर जी इसका मतलब प्लाज्मा जिसमें पानी और प्रोटीन थी वो दोनों हमारे छनित्र के समान है। यस, लेकिन इसमें कौन अनुपस्थित है? प्रोटीन अनुपस्थित है। इसमें कौन अनुपस्थित है डियर विद्यार्थियों? प्रोटीन। प्रोटीन अनुपस्थित। प्रोटीन क्या है? अनुपस्थित। छन गया, छनने के पश्चात ये छना हुआ समीपस्थ संवहित नलिका में आ गया। इसमें आने के पश्चात ये आगे की ओर जाएगा और आगे जाने के पश्चात दूरस्थ संवहित नलिका में और अंतिम कोण आ जाएगा संग्राहक नलिका में। ये क्रियाविधि किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को पीछे जाकर के दोबारा देख सकते हो। आया अभिवाही, छना ग्लोमेरुलस में और वोमेन संपुट में आ गया, वहां से समीपस्थ भाग में गया, फिर हैनले के लूप में गया, फिर दूरस्थ में गया और फिर संग्राहक नलिका में गया। अभी इस टॉपिक को यहीं पे रोक करके हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण। अब मूत्र का निर्माण कैसे होता है ये चीज तुम्हें पढ़नी है। देखो मूत्र निर्माण के लिए 3 क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले परानिस्यंदन। परानिस्यंदन। दूसरी होती है पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण। और तीसरी होती है स्त्रावण। ओके, ये तीनों के तीनों 11th क्लास के एनसीईआरटी के टॉपिक है और आपको याद भी होने चाहिए कि मूत्र निर्माण जो है वो कितने प्रोसेस से होता है? परानिस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रावण। अब सर जी क्या है, हमें तीनों के तीनों पॉइंट समझाओ। पहले इन तीनों पॉइंटों को आप जल्दी से नोट कर लो कि मूत्र निर्माण के कितने प्रोसेस होते हैं। 3 प्रोसेस होते हैं, परानिस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रावण। ओके, मैं सबसे पहले बात करके चलूं परानिस्यंदन। परानिस्यंदन। ओके, जरा आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करना। परानिस्यंदन का मतलब है सीधा सा छनना। मैं इसका शॉर्ट में नाम लिख दूं छनना। अब आप बोलोगे सर जी छनने का मतलब क्या है? अरे जो प्याली नुमा संरचना नहीं थी क्या, उसमें ग्लोमेरुलस से जो लसलसा पदार्थ बाहर निकला था उस क्रिया को क्या कहते हैं? परानिस्यंदन। यानी कि ग्लोमेरुलस से ग्लोमेरुलस से ग्लोमेरुलस से छनित्र का छनना, छनित्र का छनना परानिस्यंदन कहलाता है। छनित्र का छनना परानिस्यंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? परानिस्यंदन कहलाता है। महत्वपूर्ण लाइन है भाई ये। ओके, छनित्र, मैं छनित्र शब्द यूज कर रहा हूं छने हुए पदार्थ के लिए। छनित्र प्लाज्मा के समान होता है। मैं पूरा नाम ही लिख देता हूं, तुम प्लाज्मा में कंफ्यूज हो जाओगे। रक्त प्लाज्मा के, रक्त प्लाज्मा के समान होता है, समान होता है, परंतु इसमें प्रोटीन अनुपस्थित होती है। अरे प्रोटीन काम की चीज है, मूत्र में बाहर थोड़ी निकालेंगे, परंतु इसमें प्रोटीन अनुपस्थित होती है। प्रोटीन अनुपस्थित होती है। क्या अनुपस्थित है इसमें? प्रोटीन अनुपस्थित है। मिला क्या हमें? प्लाज्मा के समानता, मतलब इसमें वाटर सॉल्यूशन है, कुछ आयंस हैं, इसमें यूरिया है, जो हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थ है वो सारे के सारे इसमें उपस्थित हैं विद्यार्थियों। ओके, यह घटना कहां संपन्न हुई? ग्लोमेरुलस से छन के कहां आया? वोमेन संपुट के अंदर। ओके, मैं एक लाइन और लिख दूं, छनित्र निम्न निम्न झिल्लियों को पार करता है, निम्न झिल्लियों को पार करता है। मैं ये पॉइंट, हालांकि मुझे पता है कि ये आप लोग
श्वसन के अंदर भी मैंने ये पॉइंट आपको बताया था। जैसे समझो आप, ये क्या है, रक्तवाहिनियों का गुच्छा है। किसका है, रक्तवाहिनियों का। और इसका हमने नाम क्या निकाला है, ग्लोमेरुलस। ये नीचे क्या है, वोमेन संपूर्ण झिल्ली। मैं लिख देता हूं, वोमेन संपुट झिल्ली। अभी आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो, मैं भी जस्ट इसको बता रहा हूं। ये है ग्लोमेरुलस झिल्ली, और बीच वाला जो भाग है इसका नाम है आधारी कला। आधारी कला। अरे मेरे डियर विद्यार्थियों, मुझे तो इतना बता दो, इसमें से जो प्लाज्मा के समान पदार्थ था उसको निकल करके इस प्यालेनुमा संरचना के अंदर प्रवेश करने के लिए किन किन को पार करना पड़ा। सर जी, सबसे पहले ग्लोमेरुलस, जो इसकी रक्तवाहिनियों की केशिकाओं के जो झिल्ली है उसको पार किया। उसके बीच बाद में जो खाली जगह थी उसका नाम है आधारी कला, उसको पार किया। और फिर किस में आ गया, वोमेन संपूर्ण झिल्ली के अंदर आ गया, और झिल्ली से आने के पश्चात ही आगे की ओर चला गया। तो आपको ध्यान रखना, छनित्र निम्न झिल्लियों को पार करके कहां आता है, वोमेन संपुट के अंदर आता है। पार करते, इसको पूरा ही लिख देता हूं, पार करके वोमेन संपुट में आता है। वोमेन संपुट में आता है। ओके, अब यहां हम चर्चा करें कि सर कुछ तो छना होगा यहां पे। तो देखो, जो परानिस्यंदन से छन रहा है, ये आपके ग्लोमेरुलस से जो छन रहा है उसका नाम निकाल दिया हमने GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। यानी कि आपके जो ग्लोमेरुलस है उससे कितना पानी बाहर निकल रहा है इसकी हमें चर्चा करनी है। तो प्रति मिनट ग्लोमेरुलस से निष्कासित, मैं जल शब्द लिख देता हूं क्योंकि ये जल के समान है, क्योंकि प्लाज्मा हटा दिया तो प्रोटीन, सॉरी प्लाज्मा में से प्रोटीन हटा दिया तो कौन बच गया, जल। ओके, ये प्रति मिनट कितना पानी छन रहा है या कितना इसमें पानी आ रहा है, तो 125 ml प्रति मिनट। कितना आ गया, 125 ml। ओके, अगर मैं बात करूं प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो एक दिन या प्रतिदिन जो है वो लगभग इसमें 180 लीटर, लगभग कितना है, 180 लीटर पानी छनता है। अब आप आश्चर्य करोगे, सर जी किडनी में GFR जो है उसका मान है 180 लीटर, हम तो 180 लीटर पानी नहीं पीते, क्षण कैसे रहा है ये। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को स्विमिंग पूल का दृश्य याद हो, स्विमिंग पूल में नीचे पानी होता है, उधर से मोटर खींचती है, ऊपर से पानी आता रहता है, ये घटना चक्र चलता रहता है। तो हमारी किडनी के अंदर मैं बात करूं कि GFR जो है प्रतिदिन कितना पानी छना, तो आप कह दो सर जी 180 लीटर पानी हमारी किडनी में छन गया। अब मैं अभी तक मैंने आपको एक घटना बताई है, परानिस्यंदन। पहला मूत्र निर्माण है, हमने पॉइंट कौन सा देखा, परानिस्यंदन, अर्थात ग्लोमेरुलस से छन छन करके बाहर आना। कितना पानी छन गया प्रतिदिन में, 180 लीटर। अब मास्टर जी अगर 180 लीटर मूत्र का निर्माण होने लग गया, हम तो जिंदा रह लिए। हम पानी पीने का काम थोड़ी करेंगे पूरे दिन, मुश्किल से आप दिन के अंदर 2-4 लीटर पानी पीते हो, मूत्र जो है उसका निर्माण 180 लीटर हो रहा है। तो ये तो बात जमने वाली नहीं लगी हमें, ये कहीं ना कहीं आपने गलत डाटा लिखा दिया। ये गलत नहीं है, 11th क्लास के एनसीईआरटी का दिया हुआ डाटा है। हम आगे और बढ़े, दूसरी घटना की हम चर्चा करें विद्यार्थियों, तो दूसरी घटना का नाम है पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण, अब समझो इसका अर्थ क्या है। अब जो पानी छन गया, कितना छना, 180 लीटर। अब उस पानी को छनने के पश्चात अभी तक वो प्यालेनुमा संरचना वोमेन संपुट में आया है, छन के आगे नहीं गया। अब आगे जाते ही सबसे पहले ये जो भाग, ये पानी है, ये चला गया समीपस्थ संवहित नलिका में। समीपस्थ संवहित नलिका में ये पानी सबसे पहले कहां गया, समीपस्थ संवहित नलिका में। और इसमें जाते ही लगभग 70 से 80% विद्युत अपघट्यों का
विद्युत अपघट्यों का पुनः अवशोषण, मतलब सीधी सी बात यह है, हमने जो दे दिया उसको वापस मांगेगी कि भाई वापस दे करके जा, इतना पानी हमें नहीं छानना था, हमने तो 180 लीटर पानी छान दिया, हम इतना पानी नहीं देंगे। पहले भाग हमारे जो नेफ्रॉन का पहला भाग था समीपस्थ संवेदी नली का, उसने कहा भाई डट जा और कुछ पानी वापस दे जा रहे इधर। 70 से 80% विद्युत अपघट्यों का पुनः अवशोषण कर लिया और यहाँ पे कुछ मात्रा में किसका अवशोषण हो गया, जल का पुनः अवशोषण, जल का पुनः अवशोषण। ये लो भाई, कुछ हमने पानी वापस खींच लिया किडनी में कि ले भाई हमें वापस दे करके जा, हम इतना पानी भेजेंगे तो हमारी पार नहीं पड़ पाएगी। दूसरा भाग हेनले का लूप, अब इसको समझो। आप तो मुझे एक पॉइंट बता दो विद्यार्थियों, हमारे पास में एक पाइप था और ये पाइप देखो ये जा रहा, इसमें मैंने पानी भेजना शुरू किया और मैंने इसमें सूक्ष्म क्या कर दिए, छिद्र बना दिए, छोटे छोटे छेद कर दिए। अब मुझे बताओ, जितने ज्यादा छेद होंगे उतना ही ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। अब इधर जो है ना, वो मैंने भेजा है 180 लीटर पानी छान करके कि ले जा भाई और इसका मूत्र का निर्माण करना है। मेरे शरीर में इतना पानी नहीं है कि मैं मूत्र का निर्माण करूंगा, तो फिर मैं पीऊंगा कितना पानी। मैंने क्या किया, सबसे पहले समीपस्थ संवेदी नलिका को कहा कि तू एक काम करना रहे, कुछ पानी को बाहर निकाल देना। ये लो इसने बाहर निकाल दिया। अब हेनले के लूप में जैसे ही प्रवेश किया, हेनले का लूप भी जो है वो पानी को बाहर निकाले जा रहा है। हालांकि हम इसको पढ़ेंगे, आरोही अवरोही दो भागों में बटा होता है, एक जल के लिए अपारगम्य होता है। लेकिन अभी समझो, मैंने हेनले के लूप को भी कहा कि तू भी पानी को बाहर निकाल देना। ये लो विद्यार्थियों, इसने भी पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया। आगे आया डीसीटी, दूरस्थ संवेदी नलिका, इधर से भी पानी बाहर निकल रहा है। तो मुझे ये बताओ रहे, घेरा कितना था पानी, 180 लीटर। वापस कितना निकल जाएगा, 99%। जी कुछ बचा ही नहीं है। आया 180 लीटर क्षण करके, चला कितना गया वापस, 99% को वापस खींच लिया हमने। हम नहीं देंगे, वही बात हो गई, 50-100 रुपए की किसी को जुआरी दे दी, वापस छीन लिया कि ले जा तो 2-4 रुपए तुझे देंगे। लास्ट में जाते जाते ये संग्राहक नलिका में गए और संग्राहक नलिका से मूत्रवाहिनी में मूत्र का निर्माण हुआ 1.8 लीटर, यानी लगभग 1 से 2 लीटर के आसपास किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। छना कितना, 180 लीटर, और हो कितना रहा है, 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण हो रहा है। कितना प्रतिशत वापस खींच लिया तुमने, 99%। सोचो भले मानुसो, कितना भला काम कर दिया तुमने। ओके, हम चर्चा करें हेनले के लूप की। तो ये दो भागों में बटा होता है, आरोही यानी अवरोही भुजा और दूसरी कौन सी है, आरोही भुजा। आरोही भुजा यानी इस प्रकार से जो है ये हेनले का लूप है। लूप लूप का मतलब होता है घुमावदार संरचना है, इसलिए इसका नाम पड़ गया। ये तो है अवरोही और ये है आरोही। आरोही और अवरोही भुजा हो गई। यहां से एक लाइन याद रखना, ऊंट में हेनले के लूप की लंबाई, हेनले के लूप की लंबाई अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती है, जिससे जिससे कम मूत्र का निर्माण, कम मूत्र का निर्माण होता है। अब देखो सीधी सी बात यह है कि इसके अंदर जो हेनले का लूप है ना, उसकी लंबाई बढ़ा दी। अरे जितनी ज्यादा लंबाई होगी ना, उतना ही ज्यादा पानी को बाहर खींच लिया जाएगा। यानी लगभग अपने शरीर में 99% को खींच रहे हैं, ऊंट में तो इसकी लंबाई और भी ज्यादा दे दी। इसीलिए कहते हैं कि ऊंट बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, मूत्र का निष्कासन न के बराबर करता है। अब मूत्र का निष्कासन हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे शरीर में पानी ज्यादा है, इसलिए कर रहे हैं कि हम जो है उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कर रहे हैं। लेकिन ऊंट जो है उसके शरीर में उस पानी को वापस खींच लिया जाता है, क्योंकि इसमें हेनले के लूप की क्या होती है, लंबाई अधिक होती है। ओके, यहां तक शायद किसी को समस्या नहीं होगी। आगे हम बात करें तीसरा, दूरस्थ संवहित नलिका। ये हमारे नेफ्रॉन का अगला पार्ट आ गया। पहले हमने समीपस्थ संवहित नलिका
उसमें भी पानी को वापस खींच लिया, फिर हेनले के लूप में भी हमने पानी को वापस खींच लिया। तीसरा भाग आ गया दूरस्थ संवेदन नलिका, तो इसमें से भी हमने आयंस को, आयन और जल का पुनः अवशोषण, इसका अवशोषण कर लिया जल का, जिसमें आप लोग Na+ है, आयंस में ध्यान रखना Na+ है, K+ है, ये आयंस और जल का क्या कर लेते हो आप लोग, पुनः अवशोषण कर लेते हो। ये आप लोगों ने एक भला काम कर दिया कि 180 लीटर छना था, उसमें से आपने 99% को, यहां तक समीपस्थ संवेद नलिका से लेकर के दूरस्थ संवेद नलिका तक आते आते आपने 99%, 99% को वापस खींच लिया। बच गया कितना, 1% बच गया। अब आगे तीसरी घटना देखो, पहला हमने देखा था परानिशंदन, यानी कि वो ग्लोमेरुलस से छना और वोमेन संपुट में आया, कितनी मात्रा थी, 180 लीटर। दूसरा भाग हमने पढ़ा पुनः अवशोषण, यानी हमने जो दिया है उसको हम वापस खींचेंगे, और वापस खींचना अवशोषण कहलाता है। तो पुनः अवशोषण कौन कौन से भागों में हुआ, आपके समीपस्थ संवेद नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ संवेद नलिका। तीसरा पार्ट है विद्यार्थियों, या तीसरा भाग है स्त्रावण का। पहला हमने कौन सा देख लिया, पहला हमने यहाँ पे देखा है आपके सामने विद्यार्थियों, हमारा परानिशंदन, दूसरा पुनः अवशोषण और तीसरा कौन सा है, स्त्रावण। इसमें याद रखना यह है संग्राहक नलिका में, संग्राहक नलिका में संपन्न होता है, संपन्न होता है। अर्थात अब आपके शरीर में कोई भी आवश्यक चीजें है ना, उनका आदान प्रदान कर लिया जाता है। जैसे कुछ आयंस हैं जो अभी भी चले गए हो तो संग्राहक नलिका से वापस खींच लिए जाते हैं। यानी कि विद्यार्थियों आप ये कह सकते हो कि संग्राहक नलिका में पहुंचने के पश्चात हम उसको पूर्णतः क्या कह देंगे, मूत्र कह देंगे। वोमेन संपुट में छना, उसको मूत्र नहीं कहना, वहां तो 180 लीटर छना था, अब 180 लीटर को थोड़ी मूत्र बोलोगे, वो छन करके आ गया। अब आकर के ये अंतिम किस में आ गया, संग्राहक नलिका में। और संग्राहक नलिका में आने के पश्चात, या मैं लिख देता हूं, स्त्रावण के पश्चात, स्त्रावण के पश्चात छनित्र, छनित्र पूर्णतया मूत्र, पूर्णतया मूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मूत्र के रूप में परिवर्तित, मूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसके रूप में हो गया, मूत्र के रूप में पूर्णतया ये परिवर्तित हो गया। अब आपको भी पता है कि मूत्र के रूप में यदि परिवर्तित हुआ है तो अब हमारे शरीर से संग्राहक नलिकाएं जो हैं, अब देखो प्रत्येक हेनले के लूप में संग्राहक नलिका जुड़ रही है। दोनों किडनियों की संग्राहक नलिकाएं जितना भी बच गया शेष भाग, उसको लेकर के आएगी और ला करके कहां डालेगी, मूत्रवाहिनियों में। ओके, देखो मूत्र निर्माण के 3 स्टेप हमने देखे हैं। पहला कौन सा देखा है, याद रखना परानिशंदन, दूसरा पुनः अवशोषण और तीसरा स्त्रावण का। ओके, अब हम आगे बात करें, ये कंप्लीटली घटना हमारे शरीर में संपन्न हो चुकी है, मूत्र का निर्माण हो चुका है। तो यहां से मैं लिख देता हूं, संग्राहक नलिकाओं से मूत्र मूत्रवाहिनियों में, मूत्रवाहिनियों में प्रवेश करता है, मूत्रवाहिनियों में प्रवेश करता है। मूत्रवाहिनी किडनी तथा, किडनी तथा मूत्राशय को जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है। ओके, संख्या ऊपर छोटी सेटिंग डाल दो मूत्रवाहिनी, ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े। सबसे पहले हमने किडनी पढ़ ली। अभी देखो मैंने आपको जब लिखाया था तो सबसे पहले किडनी लिखाया था, किडनी की संख्या 2 थी, उसके बाद में मूत्रवाहिनी संख्या एक जोड़ी। ओके, अब यहां से मूत्रवाहिनियां इस मूत्र को लेकर के कहां आ गई, मूत्राशय के अंदर।
कहाँ गई? मूत्राशय के अंदर। और मूत्राशय जो है इसके लिए हम नोट करेंगे यह पेशीय अंग है, यह पेशीय अंग है। ओके, अब थोड़ा सा समझना इसको। अब क्या होता है, मूत्र बन गया, मूत्र बनने के बाद वो संग्राहक नलिकाओं से मूत्रवाहिनी में आ गया, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में आकर के संचित हो गया, एकत्रित हो गया। अब ये मूत्राशय है और मूत्राशय और इधर जो है आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क का भाग है सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हम चर्चा करेंगे इसकी। यहां से आपके मूत्राशय से कुछ तंत्रिकाएं होती हैं। अब ये क्या होता है, हमारा अगला टॉपिक तंत्रिका होगा, संवेदी तंत्रिका। यानी सीधा सा अर्थ समझ लो, जब हमारे कोई सूड़ चुभे, कोई कांटा चुभता है, कोई इंजेक्शन लगता है, तो दर्द किसके कारण होता है? तंत्रिकाओं के कारण। संवेदी तंत्रिका जो है ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी हमारे मस्तिष्क के पास में मैसेज लेकर के आई कि मूत्राशय पूर्णतया बढ़ चुका है। इधर से आपके सीएनएस ने, आपके मस्तिष्क ने आदेश भेजा संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा कि आप लोग जाओ और जाकर के मूत्राशय को आदेश दो कि भाई मूत्र त्याग की इच्छा होगी और मूत्र का निष्कासन करना है। जैसे ही आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ने इधर आपको संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा ये आदेश भेजा कि मूत्र का निष्कासन करना है, तो आपके मूत्राशय के अंदर तीव्र संकुचन होंगे और संकुचन जब होगा तब आपको लगेगा कि शायद मुझे मूत्र त्याग के लिए जाना चाहिए। और आप याद करो वो छोटी क्लासों की कहानियां, मास्टर से छुट्टी मांगते थे और मास्टर जी डरा धमका के दोबारा बैठा देते थे। कई बार तो ये जो है मूत्राशय जो है वो आपका साथ छोड़ ही देता था, क्योंकि आप इसकी परीक्षा लेते थे। इसमें अवरोधनियां पाई जाती हैं, ये भी सुनो ध्यान से। मूत्राशय में अवरोधनियां होती हैं। अब अवरोधनियां दो प्रकार की है, एक अनैच्छिक है और एक ऐच्छिक है। अनैच्छिक का मतलब है हमारी इच्छा के बस में ही नहीं है, दूसरी ऐच्छिक हमारी इच्छा के बस में है। तो पहली अवरोधनी अनैच्छिक थी, सीएनएस ने मैसेज भेज दिया कि मूत्राशय को खाली कर दो, यहाँ पे अनैच्छिक पेशी खुल गई। अनैच्छिक पेशी ने खुलते ही थोड़ा सा और मूत्राशय पे संकोचन और दबाव बना कि अब मूत्र त्याग के लिए जाना चाहिए। अब अंतिम पेशी पेशी जो थी वो थी ऐच्छिक। उसने आग होगा आ गया भले मानुस, मूत्राशय पूर्णतया भर चुका है, अब तो जाने दे। आपने कहा मास्टर से छुट्टी मांगता हूं और छुट्टी मांगने के पश्चात मैं जाऊंगा। मास्टर ने बिठा दिया, नीचे बैठ जा। आपने ऐच्छिक पेशी को कहा कि ये पेशी थोड़ी देर के लिए और लाज मर्यादा बचा के रख। ऐच्छिक पेशी ने कहा ठीक है, लेकिन यूं नहीं हो कि कंट्रोल के बाहर ही कुछ चीजें संपन्न हो जाए। आपने बैठाया, मास्टर ने पुनः आपको बैठाता रहा, लंबा समय चलता रहा, ये क्रिया लंबे अरसे तक चलती रही। और एक मास्टर जी डंडा लेकर के आए और आकर के उन्होंने कहा कि मैं पूछूंगा कुछ चीजें। और डंडा जो है वो साफ साफ दिख रहा था। तो हमारे शरीर में जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, रक्तदाब बढ़ा, तो ये मूत्राशय जो ये कहता है, ऐच्छिक पेशी कहती है कि अब मेरी साथ देने की क्षमता नहीं है। और विद्यार्थियों, जब ऐच्छिक पेशी खुलती है तो मूत्र मार्ग से मूत्र का क्या होता है? निष्कासन होता है। छोटा बच्चा जो होता है उसके अंदर ये दोनों पेशें अनैच्छिक प्रकार की होती है, उसको नहीं पता कि कौन सी ऐच्छिक और कौन सी अनैच्छिक है। आपने बड़े चाव से गोदी में लिया था कि हम टाबर को खिलाएंगे, लेकिन पता नहीं टाबर में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। आपने जो वस्त्र पहने हैं ना धो के नए, उन वस्त्रों को रंगीन कर देते हैं या उन वस्त्रों को बरसात की तरह भिगोने का कार्य करते हैं, तो वो सभी क्रियाएं जो है वो मूत्राशय से संपन्न होती है। टीएनएस का मतलब है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यहाँ से संवेदी तंत्रिकाओं ने मस्तिष्क के पास में मैसेज भेजा कि हे माथे सुन ले पुकार, मूत्राशय पूर्णतया बढ़ चुका है। ओके। और मूत्राशय जो है ये कैसा अंग है? पेशी अंग है। मैं लिख देता हूं, संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा, संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास संदेश पहुंचाया जाता है या संदेश भेजा जाता है। सीएनएस, और यहां हमने दोनों नाम लिख दिए, प्रेरक, सीएनएस प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा, सीएनएस प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा मूत्राशय तक संदेश पहुंचाता है या संदेश भेजता है, जिससे जिससे
मूत्राशय में, जिससे मूत्राशय में संकुचन, संकुचन का मतलब होता है आप पानी की बोतल को दबाओगे तो पानी बाहर निकलेगा, वही क्रिया इधर हो रही है, संकुचन होता है, जिससे मूत्र त्याग, से मूत्र त्याग, से मूत्र त्याग की इच्छा जागृत होती है, हाँ? जागृत होती है। और अब मास्टर जी छुट्टी मांगते हो कि मास्टर जी जायण दो, लेकिन अनैच्छिक और रैच्छिक पेशियां ना, मूत्राशय की पेशियां, मूत्राशय पेशियां दो प्रकार की है, पहली अनैच्छिक और दूसरी कौन सी है, ऐच्छिक। एक अनैच्छिक पेशी है और दूसरी कौन सी पेशी है, ऐच्छिक पेशी है। एक अनैच्छिक और दूसरी कौन सी हो गई, ऐच्छिक पेशी, और ये दोनों की दोनों कार्य करती है। ओके, अब बात करें मूत्र मार्ग की। मूत्र मार्ग, तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, इससे मूत्र को शरीर से बाहर बाहर त्यागा जाता है। यानी कि आपके शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ है उनको आप शरीर से बाहर निकालते हो, तो कौन से मार्ग के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अब एक यहां से एक पॉइंट याद रखना, मादा जो होती है, महिलाएं जो होती हैं, उनके अंदर मूत्र निष्कासन के लिए अलग से छिद्र उपस्थित होता है। और नर की बात करके चले तो नर में वीर्य और मूत्र दोनों का निष्कासन एक ही छिद्र से होता है। नर में वीर्य तथा मूत्र निष्कासन, मूत्र निष्कासन एक छिद्र द्वारा, एक छिद्र द्वारा होता है। महिलाओं में, महिलाओं में मूत्र निष्कासन एवं जनन छिद्र, एवं जनन छिद्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहां तक शायद किसी को कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि फीमेल बॉडी और मेल बॉडी दोनों की हमने यहाँ पे बात कर ली है। एक हमारा इस टॉपिक के दो पार्ट और रह गए। एक तो हमारे रोग रह गए कि भाई कुछ रोग जो होते हैं, जैसे किडनी के अंदर पथरी जमती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, वो क्या होती है। और एक हमारे कुछ इसमें एंजाइम, जैसे एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, रेनिन क्या है, ये कुछ हमें हार्मोन्स पे भी चर्चा करनी है। सबसे पहले मैं बात करके चलूं एडीएच की, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, यह है जीएफआर को कम करता है, एंटी डायूरेटिक यानी मूत्र को मूत्र जो है उसका विरोधी है, तो मूत्र को क्या करता है, ये कम करता है। जीएफआर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो छनित्र छना था उसको हमने जीएफआर कहा था, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, और उसको क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। दूसरी बात करें रेनिन, यह मूत्रण को, मूत्रण को बढ़ाता है, मूत्रण को बढ़ाता है। अगर मूत्रण बढ़ा है तो जीएफआर का मान बढ़ता है, जीएफआर का मान बढ़ता है। एडीएच जो है, एंटी डायूरेटिक जो है,
ये आपके जीएफआर को कम कर रहा है और रेनिन जो है ये मुत्रण को बढ़ाता है, जीएफआर का मान क्या करता है, ये बढ़ाता है। ये आपको ये शब्द एक तो याद रखना है एडीएच, कि एडीएच क्या होता है, और एक आपको याद रखना है रेनिन, कि रेनिन जो है वो किस प्रकार से काम करता है। एक रेनिन जो है वो आप लोगों के आमाशय में भी आता है, जो दूध में उपस्थित जो शिशु जो होता है, माँ का दूध ग्रहण करता है तो उस दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। तो यहां से ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। हम आगे बढ़े। ओके, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, किडनी पथरी, याद रखना किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट, इस शब्द को याद रखना भाई, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑक्जेलेट के जमने से किडनी स्टोन, किडनी स्टोन या किडनी पथरी बनती है, किडनी की पथरी बनती है। अब कृपया करके इसका इलाज कोई वो नहीं बताएगा जो आप लोग एक दूसरे को सलाह देते रहते हो, फलानी ड्रिंक कर लो, वो पी लो, ये पी लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखना सर्वाधिक या जो द्रव है, द्रव का अधिक प्रयोग करना चाहिए। अधिक प्रयोग क्या है, इसका इलाज है। याद रखना और कोई इसका इलाज नहीं है। किडनी की जो पथरी बनती है और उसमें जो द्रव जो होता है उसका आपको मैक्सिमम प्रयोग करना चाहिए। पानी जो है आपको सर्वाधिक मात्रा में पीते रहना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर के अंदर जो किडनी होती है उसमें ये जो जमी हुई होती है ये वापस से छन करके बाहर चली जाती है। ओके विद्यार्थियों, अब हम एक बार इसमें एक टॉपिक और रह गया हमारा, मूत्र जो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है। छोटा सा पार्ट रह गया मूत्र। ओके, पहले मैं बात करूं रंग की, हल्का पीला, इसके कारण होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण। ये भी महत्वपूर्ण है कि मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण। मूत्र जो होता है उसमें उपस्थित क्या क्या होते हैं, तो लगभग 95% तो क्या होता है इसमें, जल। लगभग 2.5% क्या होता है इसके अंदर, यूरिया। और 2.5% के आसपास क्या होते हैं, अन्य। ओके, इसका पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान होता है 6। 6 का मतलब होता है हल्का सा अम्लीय जो है ये मूत्र का क्या पाया जाता है, पीएच मान पाया जाता है। ओके, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है यूरोक्रोम वर्णक। एक नोट लगा के एक नीचे पॉइंट और लिख लेना। हीमोग्लोबिन के, एचबी के नष्ट होने से, नष्ट होने से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। यूरोक्रोम का निर्माण होता है। ओके, जल्दी से इनको नोट कर लो। हम एक दो रोग और रह गए, ग्लाइको यूरिया क्या होता है, ग्लाइको कीटोन यूरिया क्या होता है, इन पे भी हमें चर्चा करते हैं। जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और ये हमें ध्यान भी रखना है। हम आगे चर्चा करें कि किडनी जो होती है उसमें कई बार फैल भी होती है किडनी। आप इसको जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लो इसका। लो तो एक शब्द लिख लो, कीटो यूरिया। जल्दी से 2-3 पॉइंट है उनको नोट कर लो, कीटो यूरिया। और इसमें लिख लो, मूत्र के साथ, मूत्र के साथ कीटोन बॉडी का निष्कासन होता है। मूत्र के साथ कीटोन बॉडी का निष्कासन होता है। कीटोन बॉडी का निष्कासन होता है। अगला लिख लो, ग्लाइको यूरिया। ग्लाइको यूरिया लिखो, मूत्र में ग्लूकोज का उपस्थित होना। मूत्र में ग्लूकोज का उपस्थित होना। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया
मूत्र में किसका उपस्थित होना? प्रोटीन का। मूत्र में प्रोटीन का उपस्थित होना। ओके, जल्दी से इनको नोट कर लो भाई। ग्लाइको यूरिया क्या है, प्रोटीन यूरिया क्या है, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला लिख लो, हेमेटो यूरिया। हेमेटो यूरिया, रक्त जो होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। और हेमेटो शब्द का मतलब है रक्त में, सॉरी, मूत्र में रक्त का उपस्थित होना। यदि मूत्र के साथ में रक्त का निष्कासन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेमेटो यूरिया। ये कुछ वर्ड्स थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए विद्यार्थियों। ओके, अब एक घटना है और है जिसको हम रोगों के अंदर ही पढ़ते हैं कि अगर किडनी फेल हो जाए तो उस समय क्या किया जाता है? तो ध्यान रखना, किडनी के कार्य न करने पर किडनी का स्थानांतरण, किडनी प्रत्यारोपण किया जाता है। किडनी प्रत्यारोपण किया जाता है, या तो आप किडनी का स्थानांतरण कर दो, उसका ट्रांसप्लांट कर दो। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने घटना सुनी होगी, जो बिहार से लालू यादव थे, उनकी बेटी ने उनको किडनी दी थी। किडनी लेते वक्त आप हर किसी की किडनी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र होता है, हमारा खुद का तंत्र होता है, वो पहचानता है कि कौन चीज अपनी है और कौन पराई है। तो आप अपने माता पिता, अपने बहन भाई, अपने अपने जो सगे संबंधी होते हैं उनसे किडनी ले सकते हैं, हालांकि हर किसी से किडनी नहीं ली जा सकती। अब बात करें कि सर जी ऐसे किडनी हमें कोई नहीं दे तो सब मना कर दें कि भाई हम किडनी नहीं देंगे, उस समय हम क्या करें? तो उस समय एक विधि और होती है, उसका नाम है अपोहन द्रव विधि। अपोहन द्रव विधि, इस विधि को आराम से स्लोली मोशन में समझने की कोशिश करना। आप लोग क्या करते हो भाई, आपकी किडनी खराब हो गई। अब किडनी खराब हो गई इसका मतलब है कि सर जी हमारे खून के अंदर कौन बढ़ गया? यूरिया बढ़ गया। हमारे शरीर जो किडनी यूरिया को छान छान के बाहर भेज रही थी, अब हमारे शरीर में यूरिया बढ़ गया है सर। हमने क्या किया? एक आदमी को इधर लेटा दिया। कृपया करके इसको आदमी मानना है, ये आदमी है, और इसको हमने यहाँ पे लेटा दिया। यहाँ पे हमने एक टंकी लगा दी और उस टंकी के अंदर पाइप ही पाइप डाल दिए विद्यार्थियों। ये हमारे इसके अंदर पाइप डाले हुए हैं। ओके, अब आप बोलोगे सर जी पाइप क्यों डाले हो? इसमें जो द्रव भरा हुआ है, ये कुछ द्रव भरा हुआ है, इस द्रव का नाम है अपोहन द्रव। कौन है ये? अपोहन द्रव। मैं लिख देता हूं, अपोहन द्रव। अब सुनो, आपके सिराओं से मैंने रक्त निकाला, आपके ये हाथ वाला भाग है, और मैंने यहां से रक्त को निकाला और निकाल करके इस पाइप में भेज दिया रक्त को। अब सुनो, इसमें क्या था? आपका जो रक्त है ना, इस रक्त के अंदर क्या उपस्थित है? सर जी इसमें यूरिया उपस्थित है। रक्त में यूरिया उपस्थित, क्योंकि आपकी किडनी फेल हो गई, यूरिया को कोई छाड़ने वाला नहीं है। ओके, अब मैं बात करूं अपोहन द्रव की। अपोहन द्रव, तो ये रक्त के समान, परंतु यूरिया अनुपस्थित। यूरिया क्या है? अनुपस्थित है, यूरिया इसमें नहीं है। अब विद्यार्थियों, वही सीधी सी चीज है कि जब आप किसी बाल्टी में कपड़े धोते हो लंबे समय तक, तो आपकी त्वचा पलपली हो जाती है, क्योंकि बाल्टी में पानी ज्यादा था, अंगुलियों में पानी कम था, तो पानी कहां चला गया? ज्यादा से कम की ओर। अब ये आपका रक्त आया, इसमें रक्त उपस्थित था। अब आपके इस रक्त के अंदर, मैं इसको ये लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें आपका रक्त उपस्थित है। अब आपके रक्त में क्या है? यूरिया। और ये जो बाहर पानी भरा है, इस पानी में क्या है? यहाँ पे सर जी रक्त के समान है, लेकिन यूरिया नहीं है। तो क्या होगा?
यूरिया आपके रक्त से निकल के कहाँ आ जाएगा, इस अपोहन द्रव में, और इधर से ये घूम फिर के ये जो है पाइप जो है, इससे हम रक्त को पुनः कहाँ प्रवेश करा देंगे, आपके शरीर के भाग में। सुनो दोबारा से, यहाँ से हमने रक्त को बाहर निकाला सिराओं से, इस अपोहन द्रव में ले गई, हमारे खून के समान इसमें पानी भरा था, सेम टू सेम हमारे खून के समान उसका जो भी मटेरियल था वो था, बस उसमें कोण नहीं था, उसमें यूरिया नहीं था। तो यूरिया हमारे खून में ज्यादा है, बाहर था ही नहीं, तो हमारे खून से यूरिया निकल निकल के कहाँ चला गया, बाहर चला गया। हमारा खून जो है, हमारा जो रक्त जो है, उसको वापस हम हमारे शरीर में लेकर के आ गए। ओके, मैं अब नीचे कुछ पॉइंट्स नोट कर देता हूं इसमें। सिराओं से रक्त को अपोहन द्रव से भरी टंकी में प्रवेश करवाया जाता है, भरी टंकी में प्रवेश कराया जाता है। ये लो आपकी सिराओं से कहां भेज दिया, अपोहन द्रव में। रक्त से यूरिया अपोहन टंकी में आ जाता है, अपोहन टंकी में आ जाता है। कहां गया, आपके अपोहन टंकी के अंदर ये आपका आ चुका है। आगे और चर्चा करें। तथा शुद्ध रक्त को, अब यूरिया कहां चला गया, उस अपोहन टंकी में, तथा शुद्ध रक्त को पुनः शरीर में करता है। यहां सिराओं की जगह आप लोग रक्तवाहिनी लिख लो। रक्तवाहिनियों से रक्त को अपोहन द्रव से भरी टंकी में प्रवेश कराया जाता है। रक्त से यूरिया अपोहन टंकी में आ जाता है तथा शुद्ध रक्त पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। अब इसकी कमी क्या है, एक तो देखो, जब तक व्यक्ति बेड पे लेटा रहेगा तब तक इसके साथ में सिस्टम जुड़ा रहेगा, तंत्र जुड़ा रहेगा। व्यक्ति चल नहीं सकता, व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, मतलब वो बंध गया कि वो सिस्टम जहां लगा हुआ है उसके पास से उसको हमेशा लेटा रहना पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थियों, कमी की बात करके चले, इसमें पुनः अवशोषण नहीं होता है, में पुनः अवशोषण नहीं होता है। ओके, डियर विद्यार्थियों, लगभग हमने उत्सर्जन तंत्र की सभी चीजों को कंप्लीटली इस टॉपिक में ऐड कर लिया। कोई चीज अगर आपकी अपने छूट गई हो, कोई चीज आपको नहीं नजर आए, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। लगभग चीजें हमने एनसीईआरटी को कवर कर लिया है। हालांकि हम जो है 10th क्लास तक के एनसीईआरटी को कंप्लीटली लिए हैं, और 11th जो 12th में तो ये टॉपिक आपके दे नहीं रखा एनसीईआरटी में, 11th क्लास के एनसीईआरटी का भी लगभग हमने चीजें इसमें कवर कर ली है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का पुनः धन्यवाद। आप लोग जुड़े, पूरे सेशन को देखा, एंडिंग तक आप लोग बने रहे, उसके लिए दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद। मिलेंगे कि अगले वीडियो के अंदर नई ऊर्जा और नए जोश के साथ में। आप लोग भी सही सलामत रहो और पढ़ते रहो, आगे ऊर्जा के साथ में बढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।